कि नीति नहीं नियत में खोट है। मैं बहुत स्पष्टता से इस बात को कह रहा हूँ। क्या कारण है कि इसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने कहा। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आरोप तो उन्हीं पे जाएगा, आयोग के अध्यक्ष पे जाएगा, क्योंकि कोई टीम जीतती तो कैप्टन को वाहवाही हो, हारती तो कैप्टन को, तो कैप्टन तो वहाँ पर अमिताभ चौधरी जी हैं ना। और किसी भी यूपीएससी के साथ साथ स्टेट सर्विसेज में कहीं भी इस तरह की बातें नहीं आई कि अगर 22 सालों में 6 एग्जाम आपने कंडक्ट किए हैं और 6 के 6 न्यायालय में कि केस लंबित रहता है, और आप क्या कारण है कि हर बार छात्रों को न्यायालय में जाना पड़ता है? उनके दर्द को क्यों नहीं, मैंने कहा कि उनके दर्द को क्यों नहीं समझता। एक होता है कि आपसे गलती हो गई अनजाने में तो सुधारने का गुंजाइश है, लेकिन नोइंगली अगर आप गलती कर रहे हो तो सुधारने का गुंजाइश नहीं हो। इसलिए मैंने कहा कि इनके नियत में खोट है। तो एक संवैधानिक बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है, और उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है। उसके पदाधिकारी आप फर्स्ट जेपी से उठा दे, वो कोई भागे हुए हैं, कोई जेल में उनके है, सेकंड से लेकर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब में कंट्रोवर्सी है। तो ये अपने को ईरान इराक का वॉर है क्या, 23 साल तक लगा उसको सुधारने में। अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को ही ले लेते हैं ना, उससे अलग हुआ, वो भी आपने देखा नहीं। तो कहीं न कहीं हुआ क्या कि आपने उसको पूरे सिस्टम को, जिसे कहा जाए, राजनीतिकरण कर दिया। जो सुयोग्य लोगों को आपने रखा नहीं, जो मेंबर्स होने चाहिए वो काफ़ी, जिसे कहा जाए, मेंबर्स भी देखे, मेंबर्स भागे हुए हैं, कहीं और थे। तो उसमें भी भाई भतीजावाद वाली बात आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के रिजल्ट को निरस्त कर दिया है और नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखदेव भगत का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जेपीएससी की नीति नहीं बल्कि नियत में खोट है। इस वक्त हमारे साथ सुखदेव भगत बात करने के लिए हैं, जो खुद बीपीएससी में अधिकारी रह चुके थे। सुखदेव जी, क्यों लगता है कि जेपीएससी की नियत में ही खोट? सनी जी, सबसे पहले तो हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं। एक बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जेपीएससी ये बताए झारखंड के छात्रों ने उनका क्या बिगाड़ा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नीति और नियत में खोट है, क्योंकि जेपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे में जा रहा हूँ 1926 से, जिसमें सर्विस कमीशन हुआ करता था, बाद में फेडरल सर्विस कमीशन हुआ, आज़ादी के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना राष्ट्र के पैमाने पे, 315 323 के तहत फिर स्टेट में सर्विस कमीशन बना है। अब पूरे इतिहास उठा के देख लो, 1926 से मैं बात कर रहा हूँ। और किसी भी यूपीएससी के साथ साथ स्टेट सर्विसेज में कहीं भी इस तरह की बातें नहीं आई कि अगर 22 सालों में 6 एग्जाम आपने कंडक्ट किए हैं और 6 के 6 न्यायालय में कि केस लंबित रहता है, और आप, जिसे कहा जाए, बहुत स्पष्ट तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाया है। और सारे लोग जो भी जेपीएससी के मेंबर हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, खुद यूपीएससी कंपीट करके आए हैं, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, तो कोई एलिटेट पर्सन भी नहीं है। और बहुत, और भी मैंने कहा कि ये हमारे पास एक मॉडल है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर स्टेट सर्विसेज के भी हैं और जगह के, उनको देख के तो उनको क्यों नहीं, कि क्या कारण है कि हर बार छात्रों को न्यायालय में जाना पड़ता है? उनके दर्द को क्यों नहीं, मैंने कहा कि उनके दर्द को क्यों नहीं समझता। एक होता है कि आपसे गलती हो गई अनजाने में तो सुधारने का गुंजाइश है, लेकिन नोइंगली अगर आप गलती कर रहे हो तो सुधारने का गुंजाइश नहीं हो। इसलिए मैंने कहा कि इनके नियत में खोट है। आप हमें बता दीजिए कि बच्चे हमारे जाएं तो कहाँ जाएं। झारखंड के बच्चे लगातार, आप कभी उस स्थिति को कल्पना करके देखिए, तैयारी करते हैं, एग्जाम हो जाता है, उनके रिकमेंडेशन के आधार पर सरकार उनकी नियुक्ति दे देती है, अचानक बोलता है कि आपके सारी की सारी नियुक्ति प्रक्रिया अवैध हो गई है। मानसिक रूप से कितने प्रताड़ित वो होते हैं, उनको समझ के देखिए। मैंने कहा कि बच्चे आपके हैं, झारखंड के बच्चे आपके हैं, और क्या कारण है। बहुत छोटी सी बात है कि नियमावली बनाने में जेपीएससी क्यों नहीं अनदेखी कर रही है, क्या कारण है। तो मैंने कहा कि जब आपकी इच्छा नहीं है, देखिए एक चीज़ समझ लें, मैंने कहा, एक लाइन मेरा और ट्विटर में मैंने एक लिखा भी था, आप लोगों ने नहीं कहा, कि ऐसा ना कि हमारे झारखंड के बच्चों की आपकी आह लग जाए। इसमें दर्द है, पीड़ा है, वेदना है, और उन छात्रों का जो लगातार इसमें न्यायालय के चक्कर में कहाँ जाए नहीं जाए।
इनको देख रही है। मैं एक बात बताऊं कि बचपन में छोटे जब हम लोग थे तो अमूमन चाहे दादाजी, फादर या जो और लोग गांव के लोग या कोई भी लोग कहते थे कि सरकारी नौकरी है ना, तो सरकार का मतलब यह आशय होता था उसकी विश्वसनीयता पे, उसकी क्रेडिबिलिटी पे। और ये पूरे कहीं ना कहीं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो संवैधानिक संस्था है उसी के तहत, जैसे वो संवैधानिक संस्था वैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन संवैधानिक संस्था है। आप पे जिसे कहा जाए 14वें धारा 14वें संविधान में इसका पूरा वर्णन किया गया है। तो एक संवैधानिक बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है, और उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है। उसके पदाधिकारी आप फर्स्ट जेपी से उठा दे, वो कोई भागे हुए हैं, कोई जेल में उनके है, सेकंड से लेकर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब में कंट्रोवर्सी है। तो ये अपने को ईरान इराक का वॉर है क्या, 23 साल तक लगा उसको सुधारने में? एक सिंपल नियमावली के बात था, उस नियमावली के आधार पर उसे कंडक्ट कराना है। क्या जेपीएससी को एग्जाम कंडक्ट करना है, उसका नाम उसको रिकमेंड करना है, और सर्वोच्च बॉडी है, रिक्रूटमेंट करने का सर्वोच्च बॉडी है। अगर उसे कुएं में ही भंग पड़ जाए तो कैसे होगा बता दीजिए। इतने आरोप लगते रहे हैं, कमिटियां बनी है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये राजनीतिक विषय नहीं है, फिर भी थोड़ा मैं पूर्ववर्ती सरकार का दोष देना चाहूँगा, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय भी आपने देखा जिस प्रकार जो 15 गुना की बात आती है उसमें किस प्रकार रिजल्ट आया। उस समय के तत्कालीन मंत्री अमर बौरी जी का रिकमेंडेशन आया था। जब सरकार आपकी थी, आपके मंत्री ने उसमें पूरी कमेटी बने, तो उसका रिकमेंडेशन आपने क्यों नहीं फॉलो किया? तो जिसे कहा जाए एक बार सरकार, और इन 17 इतने सालों में 22 सालों में अगर 3-4 साल निकाल दे तो आप 16-17 साल आपकी सरकार थी। तो जो फॉर्मेट भारतीय जनता पार्टी को प्रारंभिक स्तर पर, इनिशियल स्टेज पे झारखंड बनने के बाद जो बनाना था वो आपने बनाया नहीं। अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को ही ले लेते ना, उससे अलग हुआ, वो भी आपने देखा नहीं। तो कहीं न कहीं हुआ क्या कि आपने उसको पूरे सिस्टम को जिसे कहा जाए राजनीतिकरण कर दिया। जो सुयोग्य लोगों को आपने रखा नहीं, जो मेंबर्स होने चाहिए वो काफ़ी जिसे कहा जाए मेंबर्स भी देखे, मेंबर्स भागे हुए हैं, कहीं और थे, तो उसमें भी भाई भतीजावाद वाली बात आई है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये इस दोष से आप बच नहीं सकते हो, भारतीय जनता पार्टी इस दोष से बच नहीं सकते हैं, और वो कभी ये नहीं कह सकते हैं, उनका नैतिक आधार नहीं है कहने का कि भाई आप सरकार को अभी ये वर्तमान में दोषारोपण करें। गलती तो आपने की, बीजारोपण तो आपने किया है एक, लेकिन बहरहाल मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। तो मैं ये आप बोल रहे हैं कि गलती बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार 5 साल तक रिजल्ट को रोक के रखी। आपकी सरकार यानी कि हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार जैसे बनी, आप लोग रिजल्ट का प्रकाशन कर दिए। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि भाई भतीजावाद उधर हुआ था। अभी आप देख लीजिए, सदस्य से लेकर तमाम चीज़ें में क्या भाई भतीजावाद नहीं हो रहा? नहीं, दो चीज़ें हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जब जो जिसे कहा था बुनियाद अगर जैसे कमज़ोर आप रखेंगे तो उसके दुष्परिणाम सामने नजर आएंगे। तुरंत तो नज़र नहीं आता, बाद में नज़र आता है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि अभी ये वर्तमान सरकार के बारे, हेमंत सोरेन जी के बारे, निश्चित रूप से सरकार है तो सरकार पर आरोप लगते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये संवैधानिक संस्थान है, ये अलग और स्वतंत्र निकाय है, यह कमीशन है, आयोग है, तो इसका पूरा अधिकार है अपने तरीके से उस चीज़ों को देखना। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये जानबूझ के जिसे कहा जाए, जानबूझ, मैं शब्द को यूज कर रहा हूँ पूरे जिम्मेवारी के साथ, जानबूझकर इसे अवहेलना की गई है। और मुझे लगता है कि झारखंड के बच्चों का दर्द इन्हें पता नहीं है, और मेरा कहना है कि इसे मजाक में न लें, और इसका कहीं न कहीं अभी जैसे अब तो मैं जरूर चाहूँगा, मैं अनुरोध भी करूँगा कि जिस प्रकार की चीज़ें आ रही है अधियाचना वापस ले ले सरकार। मैं तो अनुरोध करूँगा, मैं अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी ये बात को रखूँगा। और मैंने जेपीएससी के बारे और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के बारे जो प्रॉब्लम्स आए थे, मैंने आदरणीय राहुल गांधी जी को भी 8 फरवरी को मैंने उनके संज्ञान में लाया था, और राहुल गांधी जी ने बहुत गंभीरता से इन चीज़ों को समझा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो बातें आई वो पूरे देश में वो लड़ रहे हैं, और झारखंड में भी ये मुद्दा है। तो जहाँ पे जिनको एम्प्लॉयमेंट देना है और टॉप लेवल पे, ब्यूरोक्रेट्स उन्हीं के आधार पे पूरे सरकार के जो नीतियाँ उनको लागू इनको करना है, और वही अगर हम उसको नियमित नहीं कर पाएँ, वही अविश्वसनीय हो जाए, वही संदेह के घेरे में आ जाए, तो कैसे होगा? तो जैसा कि राहुल गांधी जी ने सबको निर्देश दिया था और उस पर कार्रवाई भी हुई है, आपने देखा भी होगा। और तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि और मेरा भी सरकार से भी अनुरोध होगा, और हेमंत सोरेन जो जवान है, यंग है,
मैं तो पूरी उम्मीद करता हूं कि मैं उनसे भी मैं बात करूंगा, अनुरोध करूंगा, पार्टी प्लेटफॉर्म पे जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उनसे भी ये बातें होंगी कि इस प्रकार के निर्णय आए हैं तो इसका एक सॉल्यूशन हो, वे आउट हो। क्योंकि बार बार देखिए कहीं ना कहीं आपको एक बार जैसे कड़ा निर्णय कहा जाए, कड़ा निर्णय तो आपको लेना होगा, क्योंकि आप पे दोषारोपण और ब्लेम गेम पे मैं नहीं चलना चाहता हूँ, किसकी गलती थी उसकी गलती थी। क्योंकि होता क्या है कि एक कहावत है ना कि कद्दू पे ये गिरे, चाकू गिरे, या चाकू पे कद्दू गिरे, कटता तो कद्दू है ना। तो वही स्थिति हमारे झारखंड के छात्रों को हो गया है। चाहे न्यायालय की शरण की बात करें, चाहे आयोग की बात करें, जो सफरर हैं, जो जो पीड़ा जो झेल रहे हैं, जो वेदना जो है, वो हमारे झारखंड के छात्र झेल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है कि जेपीएससी, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, यही वजह है कि ऐसा हो रहा है? क्योंकि अध्यक्ष देखिए, वो जेवीएम के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व अधिकारी हैं, आईपीएस रह चुके हैं, जो मेंबर हैं वो भी किसी न किसी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाने के कारण आज तक जेपीएससी की ऐसी स्थिति। देखिए, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को मैं गलत इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि आप देखें कि कोई भी चीज़ें, क्योंकि जो नीति निर्धारक होते हैं वो पॉलिटिशियन ही करते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जब चुनाव वो जीत के आते हैं। वो मैं एक तरफ झुकाव हो जाता है। हाँ, लेकिन मैं आ रहा हूँ, और लेकिन जब आयोग में वो जाते हैं तो बहुत जिस समय कोई सक्रिय अमिताभ चौधरी जी खुद मैं समझता हूँ उनकी कैपेबिलिटी पे कहीं आप अंगुली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आप जिस प्रकार स्टेडियम की बात करें, क्रिकेट में जिस प्रकार वो किए हैं, तो उनके कैपेबिलिटी पे कोई डाउटफुल नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है, उनके रहने के दौरान 2 रिजल्ट जारी हुआ और दोनों को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अभी देखिए कि 7th जेपीएससी का जो पीटी हुआ, फिर से निकालना पड़ा पीटी का रिजल्ट। अभी 6 जेपीएससी का आनंद फानंद में जो निकाला गया था उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो सही इसीलिए मैंने कहा कि नीति नहीं नियत में खोट है। मैं बहुत स्पष्टता से इस बात को कह रहा हूँ। क्या कारण है कि इसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने कहा। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आरोप तो उन्हीं पे जाएगा, आयोग के अध्यक्ष पे जाएगा, क्योंकि कोई टीम जीतती तो कैप्टन को वाहवाही हो, हारती है तो कैप्टन को, तो कैप्टन तो वहाँ पर अमिताभ चौधरी जी हैं ना, वो आईपीएस हैं, वो compete करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आए हैं, वो पूरी चीज़ें जानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उनको तो ढूंढना चाहिए, समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। क्या कारण है कि नहीं हो पा रहा है? और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि हर स्तर पे निश्चित रूप से मुझे आयोग जाना पड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी से जाना पड़े, हर जगह पे जाएंगे, बातें करेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि मिल के कैसे इसका समाधान हो। क्योंकि देखिए, मैं आज भी इस बात को बोल रहा हूँ कि हालात ये हो जाते हैं ना कि जब आदमी, कहा जाता है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये तो आयोग पे भी लागू होता है, और आयोग पे लागू होता तो हमारे छात्र, जब मैं समझता हूँ कि उनकी पीड़ा को देखिए, मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, और वो जो पीड़ा होती है ना, उसका दुष्परिणाम होता है। इसलिए मैंने कहा कि कल्याणकारी राज्य है ये, वेलफेयर स्टेट है, और सरकार का और जेपीएससी का दोनों का दायित्व तो बनता है कि बच्चों को एक कहा जाए कि संरक्षण के साथ साथ उनको न्याय दें। और ये जो मैं समझता हूँ उसकी गलती से हट के समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएं। कौन कदम बढ़ाए? सबसे पहले तो मैंने कहा कि ये सबसे पहला जो नैतिक दायित्व बनता है वो पहले जेपीएससी का बनता है। और मैं जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी से और जितने हमारे हैं उनसे भी, उनके संज्ञान में भी पहले बातें आई थी। पुनः मैं समझता हूँ कि आज के परिणाम, जो इस प्रकार के छठी हाईकोर्ट का जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, इस निर्णय के आलोक में मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा। और मैं चाहूँ तो देखिए, संघर्ष तो है, गलतियां हुई हैं तो थोड़ी सुधारने में समय लगेगा, लेकिन ये मैं आपको जरूर आश्वस्त करता हूं कि नियत हम लोगों का साफ है और समाधान की दिशा में हम जरूर कदम बढ़ा सकते हैं और समाधान करेंगे इसका। हेमंत सोरेन की सरकार जब बनी थी, आपको नहीं लगता कि सबसे अधिक उम्मीद किसी को थी तो वो युवाओं को ही थी? बहुत यूथ कनेक्ट थे। आप पहले का कोई भी वीडियो उठा के आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उठा के देख लीजिए, 100 में 99 उनके फेवर में कमेंट रहता था। अभी किसी भी वीडियो को सोशल मीडिया से उठा के देख लीजिए, उनके अगेंस्ट रहता है। तो आपको नहीं लगता कि युवाओं को सबसे अधिक निराश इस सरकार ने की? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जेपीएससी का जब भी मुद्दा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के लीडर ऑफ अपोजिशन समय थे, हम लोग कंबाइंड जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा हाउस में इन मुद्दों को उठाने वाले या बाहर करने वाले थे। और युवाओं के निश्चित रूप से हेमंत जी से बहुत ज़्यादा उम्मीद थे इन सारे एग्जाम को लेके। लेकिन मैंने कहा कि आयोग जो हालात थे
एग्ज़ाम ऑलरेडी पीटी के हो चुके थे, न्यायालय का था। हेमंत सोरेन जी चाहते कि रेगुलराइज करना चाहते थे कि भाई इतने सालों में केवल हमारा 6 एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, 5 ही हुआ था, छठा चल रहा था। तो उनकी इच्छा थी कि भाई हम इसको हर साल इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करें, और वो चाहे कि जो परेशानियां उसको दूर करते हुए उन्होंने कहा कि रिजल्ट निकाले, फिर 7वीं 8वीं 10वीं एक साथ वो करें। लेकिन मैंने कहा कि जो अधिकारीगण हैं, वो अधिकारीगण कहीं न कहीं, जिसे कहा जाए, तथ्य को बहुत अपने तरीके से इंटरप्रेट किए हैं। चाहे आरक्षण का मसला, सबसे ज़्यादा आरक्षण का मसला है, तो ये संवैधानिक प्रावधान है, उसके साथ भी उन्होंने खिलवाड़ किया है। तो एक तो आरक्षण भी जिस प्रकार की है कि आप एक लाइन बोलते हो कि आरक्षण हम लास्ट में देंगे, तो हमें बताएं आप लास्ट में कैसे देंगे। कोई भी चीज शुरुआत में होगा तो आरक्षण तो या तो एज में रिलैक्सेशन आप दे रहे हो, जो फीस है उसमें आप दे रहे हो, तो आरक्षण तो प्रारंभिक चरण से होता है। यूपीएससी में प्रारंभिक चरण से होता है, तो आपने प्रारंभिक चरण में दिया क्यों नहीं भाई? तो इस प्रकार मैंने चीज़ों की इतना घोल मोल की चीज़ें आ गई हैं, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अधियाचना वापस होनी चाहिए। इसको स्पष्ट रूप से जो हाई कोर्ट ने जो निर्णय किया है, इसका स्वागत करते हुए हम चाहेंगे कि इसको नए सिरे से, और हेमंत जी ऊर्जावान है, वो कर सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको सुधारेंगे। ठीक है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें आती है, त्रुटियां नज़र आती हैं, आरोप लगते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हेमंत जी के नियत में खोट नहीं, वो इसका समाधान की दिशा में कार्य करेंगे। अच्छा, सिंगल बेंच का जो फैसला था उसी को स्वीकारा गया है, मतलब हू बहू कहा गया है। उसमें एक बात का जिक्र किया गया था कि जो अधिकारी जिन्होंने गलती की है, जिनकी गलती से ऐसा हुआ है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग ये मांग करेंगे? निश्चित रूप से मैं भी ये मांग करता हूं। देखिए, एक होता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और फियर साइकोलॉजी होता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए मैं कहा कि जो आपको दायित्व मिला है, आपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। आप अगर स्टेट सर्विसेज कहीं भी चले जाए तो प्रपत्र का गठित हो रही है, किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, आप दायित्वों को निर्वहन नहीं करते हैं। तो आयोग के आप मेंबर होने के नाते जो दायित्व मिला था, और जिस प्रकार चीज़ें जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाई नहीं। एक दूसरी चीज़, फियर साइकोलॉजी की बात मैंने इसलिए कही है, उन्हें तो डर ही नहीं लगता क्या होगा मेरा, वो तो करके निकल गए। तो ये भय का माहौल होना चाहिए। भय इन द सेंस कि आपने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया, आपने गलती की, और आपकी गलती के कारण पूरे झारखंड के इतने छात्रों का भविष्य अंधकारमय हुआ, तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल। और इसलिए मैंने कहा कि उन पे वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, डेफिनेटली उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई, देखिए, मैं समझता हूं कि जो अच्छा काम करे उनको हम प्रोत्साहित करते हैं, एप्रिसिएशन लेटर उन्हें देते हैं, जो गलत करते हैं उनको हम दंडित करते हैं। तो सरकार को तो जरूर मैं चाहूंगा कि भाई इसके बारे में बातें होंगी, और न्यायालय का निर्णय है तो न्यायालय के निर्णय का तो हम अनुपालन तो करेंगे। हम जेपीएससी को लेकर आप हमेशा मुखर रहते हैं। जब विधायक थे तो विधानसभा में लगातार 6 जेपीएससी के मसले को ही उठा रहे थे। अभी जो हाईकोर्ट का 6 जेपीएससी को लेकर जो फैसला आया है, खास करके 326 अभ्यर्थियों के लिए, अब तो जाहिर सी बात है ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन आप लोग क्या लग रहा है कि इसमें सुधार करवा पाएंगे, या फिर जो नौकरी लग गई नैतिक आधार पर, मोरल आधार पर, इनको कुछ फायदा मिल जाए? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 326 जो पास किए हैं, मैंने क्वालिफाई किए हैं और नौकरी करें, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं जाके नहीं गए ना। ये आयोग ने रिकमेंड किया, आयोग के रिकमेंडेशन पे कार्मिक विधान ने नौकरी उन्हें दी है। इसलिए मैंने कहा कि पूरी की पूरी गलती, जिम्मेवारी आयोग की बनती। क्यों बनती है? कि जो क्वालिफाइंग होता था, कोई भी यूपीएससी, मैंने यूपीएससी लिखा है, ये बीपीएससी मैंने लिखा है, तो हिंदी इंग्लिश के मार्क्स जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं। आपने उसको मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया। एक दूसरी बात यह है कि आपने जो जिसमें एग्जाम लिया था उस टाइम में मिनिमम क्वालिफिकेशंस मार्क्स आपने दिए थे, हर वर्ग के लिए अलग से दिए थे कि जनरल क्या होगा, एसटी क्या होगा, इंडिविजुअल आपने दिया, फिर ओवरऑल आपने उससे कर दिया है। तो आप तो खुद इतने कंफ्यूजन में हो, खुद इतने कंफ्यूज्ड हो, और आपकी गलती के खामियाजा कौन बोले? ये हमारे 326 बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे, या जो क्वालिफाई किए, जिन्होंने रात दिन मेहनत किया है। तो कहने का मतलब है कि गलती, इसलिए मैंने कहा कि अगर सिंगल बेंच ने जो निर्णय किया है, माननीय उच्च न्यायालय ने, कि जो रिस्पॉन्सिबल है दैट पर्सन शुड बी पनिश्ड, मेरा ये मानना है, उनको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। क्योंकि ये मैं कहता हूं कि आप देखेंगे कभी जो हमारे एक से एक हमारे दंड, आईपीसी में, सीआरपीसी में दंड का जो प्रावधान दिया, उसके पीछे ही है गलत चीज़ों को प्रश्रय ना हो, कानून का पालन हो, जिम्मेवारी का निर्वहन हो। ये तो होना भी चाहिए, मैं तो चाहता हूं ये हो। तुमने
तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRB PO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे इलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है यूपी लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in